गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक 4.3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमने नोमेनक्लेचर देख लिया, हमने डिफरेंट क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज बनाने देख लिए, हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए। अब हमको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देते हैं और उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। In this section, we will be studying about some of chemical properties of carbon compounds. Since most of the fuels we use are either carbon or its compound, तो जो हम fuels मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो या तो कार्बन होता है या उससे बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। तो हम जो पहली हमारी रिएक्शन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, वो है कंबशन। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। कार्बन इन ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कार्बन अपनी सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में जलता है इन द ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या देगा? बर्न करके ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद रिलीज ऑफ हीट, हीट रिलीज करेगा, एंड लाइट। जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है जैसे कि C+O2, कार्बन ने O2 के साथ रिएक्शन करी, कार्बन ने बनाया CO2 गैस, और ये जो रिएक्शन है इसने बाहर होने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना तो हीट रिलीज करी। तो जो रिएक्शंस एनवायरनमेंट में हीट रिलीज करती है उनको हम एक तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो रिएक्शंस एनवायरनमेंट में हीट रिलीज करे उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उनकी जो डेल एच होती है, हीट ऑफ रिएक्शन, वो नेगेटिव होती है। मतलब वो एनवायरनमेंट में रिएक्शंस होकर हीट को रिलीज कर रही है और उसके साथ ही लाइट भी प्रोड्यूस करती है। और कुछ जो मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, जलने के बाद वो लाइट भी देते हैं और हीट भी देते हैं। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमने पढ़ी है, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हम ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिनके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दैट यू लर्नड अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर, जो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वही रिएक्शन। आप देखिए CH4 मीथेन, मीथेन है हमारे पास, इसमें हमने O2 का एडिशन किया तो ये H रिमूव हो गया, इसने वाटर बना लिया और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। जब ये रिएक्शन हुई तो इसने अपने होने के दौरान ड्यूरिंग हीट एंड लाइट इसने बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज किया। दिस इज योर CH3। कल हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, CH2OH। तो ये क्या है? 1 2 कार्बन ईथ, और फंक्शनल ग्रुप कौन है? ऑल। OH है, एल्कोहल है, तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास? इस कंपाउंड का नाम इथेनॉल। इथेनॉल को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमारे पास CO2 निकली और हमारे पास वाटर बाहर निकला, और अगेन हीट एंड लाइट। तो देखिए हमने कार्बन को सिंपल कार्बन की फॉर्म में बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने मीथेन की फॉर्म में बर्न किया, हमने इथेनॉल की फॉर्म में बर्न किया। तीनों ही फॉर्म में जलकर क्या बना रहा है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या दे रहा है एनवायरनमेंट में? हीट प्लस लाइट, हीट प्लस लाइट। अब हमारे पास ये दो एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी 4.3, एक्टिविटी 4.4 टीचर की प्रेजेंस में करनी है। कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेने हैं जैसे कि नेफ्थलीन, कैम्फर, कपूर को बोलते हैं कैम्फर, इट इज ए कार्बन कंपाउंड। एल्कोहल, नेफ्थलीन, 1 by 1 ऑन द स्पैचुला। स्पैचुला मतलब जो हमारे पास लैब में, जो हम इसको चम्मच बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं? केमिकल्स लेते हैं। स्पैचुला जिसमें हम केमिकल की वेइंग करते हैं, वे करने के लिए हम स्पैचुला को यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी शेप में होता है, चम्मच बोलते हैं हम इसको, केमिस्ट्री लैब की चम्मच। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। स्मोक मतलब जब भी हम कुछ भी फ्यूल जलाते हैं तो जलने के बाद जब वो जल रहा है उसके ड्यूरिंग स्मोक, मतलब उसके अंदर आपका आपका स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब धुआं धुआं निकल रहा है क्या उसके जलने पर? अगर धुआं प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो फ्यूल है या ये जो सब्सटेंस या कार्बन का ये जो कंपाउंड है वो बर्न होने पर स्मोकी फ्लेम देता है। स्मोकी फ्लेम, स्मोकी फ्लेम का मतलब है जल तो रहा है लेकिन साथ में क्या दे रहा है? धुआं। उसको या तो हम स्मोकी कहेंगे या सूदी फ्लेम कहते हैं। प्लेस ए मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर इज डिपोजिशन ऑन द मेटल प्लेट इन द केस ऑफ एनी कंपाउंड। जब
हमारे पास जो कंपाउंड जल रहा है, अगर हमने उसको मेटल की प्लेट रख दी तो हम देखेंगे इस मेटल की प्लेट पर कुछ कोई ब्लैक कलर का क्या डिपोजिशन हुआ है, ब्लैक कलर का डिपोजिशन। जो ये ब्लैक कलर का डिपोजिशन होता है, इस डिपोजिशन को हम कहते हैं अनबर्न्ट कार्बन। BURN आपका अनबर्न्ट अनबर्न्ट कार्बन, अनबर्न्ट कार्बन। तो क्या जब ये स्मोकी फ्लेम आ रही है उस कंपाउंड से, और अगर हमने कोई मेटल की प्लेट, फॉर एग्जांपल हमने चम्मच लगा दी या हमने प्लेट स्टील की लगा दी, तो उसके ऊपर क्या हमारे पास ब्लैक कलर का डिपॉजिट आया है? अगर आया है तो वो डिपॉजिट किसका है? आपका अनबर्न्ट। मतलब जो कार्बन है उसको पूरी तरह से लिमिट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली है, जिसके कारण उसके कुछ कुछ जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अनबर्न्ट अर्ध जले रह गए, अनबर्न्ट रह गए, और जिससे हमारा जो ब्लैक कलर का जो हमारे पास डिपोजिशन है वो आता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए बंसन बर्नर लेना है हमको, उसके एयर होल को एडजस्ट करना है डिफरेंट टाइप से, और फिर हमको देखना है कि येलो और सूथी फ्लेम आ रही है क्या, पीले रंग की येलो कलर की सूदी, मतलब धुआंधार जो फ्लेम जो जल रहा है वो धुआं के साथ जल रहा है क्या, वो फ्यूल हमारा कार्बन का धुआं के साथ जल रहा है क्या, या फिर फर्स्ट पॉइंट तो ये है क्या वो येलो और सूदी फ्लेम के साथ जल रहा है हमारा फ्यूल। सेकंड इज व्हेन डू यू गेट ए ब्लू फ्लेम, आप ब्लू फ्लेम कब आपको मिलेगी? ब्लू फ्लेम में कोई भी सूदनेस सूदी सूदी नहीं होती है, नॉन स्मोकी होती है ब्लू फ्लेम, नॉन स्मोकी। जैसे कि हम अपनी एलपीजी है, हम घरों में जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं उसकी फ्लेम कैसी होती है, कैसे जलती है? वो ब्लू फ्लेम से जलती है, उसके नीले रंग की फ्लेम होती है और उसमें कोई भी धुआं नहीं निकलता। अब ऐसे ही अगर हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं और हम जो फ्यूल जो हमारे विलेज वाले फ्यूल्स हैं, जैसे कि हमारा जो भी फ्यूल वुड या वुड से रिलेटेड जो भी फ्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो येलो कलर की लाइट देते हैं, बट वो किसके साथ जलते हैं? स्मोकी फ्लेम के साथ। जैसे कोयला है, कोल, वो एक बार तो लाइट लाइट के साथ जलेगा, बट बाद में उसके पास फ्लेम नहीं होती, नो फ्लेम, फ्लेम नहीं होगी, सिर्फ वो इग्नाइट करता है, रेड रेड कलर में इग्निशन करता है, बस इग्नाइट होता रहता है और रेड कलर की तरह चमकता रहता है। तो यहाँ पर फ्लेम भी चली गई। तो ऐसा क्या क्या हमारे पास क्या क्राइटेरिया है जिससे कोई तो फ्यूल हमारे पास ब्लू कलर का ब्लू ग्रीन फ्लेम दे रहा है कोई फ्यूल, तो और कोई हमें येलो येलो और सूदी फ्लेम दे रहा है, इसका हम क्या क्राइटेरिया रखेंगे? देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड मतलब हमने सैचुरेटेड का मीनिंग पढ़ा है, जब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास जब सिंगल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स है तो वो क्लीन फ्लेम देंगे, क्लीन मतलब नो स्मोकी फ्लेम, स्मोक नहीं निकलेगी उनमें से, नो स्मोकी फ्लेम। वाइल अनसैचुरेटेड, अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं तो वो क्या देंगे भाई, वो हमको देंगे येलो फ्लेम विद लोट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। येलो कलर की तो फ्लेम निकलेगी, लेकिन जो हमारे पास येलो कलर की फ्लेम के साथ जो धुआं निकलेगा, जो स्मोक निकलेगा, वो स्मोक उसके अंदर, उस स्मोक के अंदर क्या है? अनबर्न्ट अनबर्न्ट कार्बन के पार्टिकल्स हैं, अनबर्न्ट कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो किसी मेटल की प्लेट पर अगर हम लगाएंगे मेटल प्लेट तो वो ब्लैक कलर का डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि छत गांव में आपने देखी होगी, तो अगर हम फ्यूल जलाते हैं वुड और भी जो भी फ्यूल्स गांव में होते हैं विलेजेस में, तो वो जो छत होती है हमारी वो काली हो जाती है, वो येलो येलो किस वजह से होती है? सॉरी, ब्लैक। वो ब्लैक डिपोजिशन क्या है? दिस इज योर अनबर्न्ट कार्बन। वो जो डिपोजिशन आया है स्मोकी फ्लेम से वो है अनबर्न्ट कार्बन, जिसमें अनबर्न्ट कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब ये कब होता है? दिस रिजल्ट्स इन ए सूदी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन द एक्टिविटी 4.3। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, अगर हमने एयर की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई हमने लिमिट कर दी, वो भी क्या करता है? इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन मतलब कंप्लीट CO2 में चेंज हो जाना, इनकम्प्लीट मतलब कार्बन के सारे पार्टिकल CO2 में कंज्यूम नहीं हुए हैं, उनका कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की
को भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोले तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को भी हम अगर लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे, मतलब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो वो भी क्या देने लगेंगे हमको, वो भी हमको स्मोकी फ्लेम देंगे। क्या देंगे, वो भी हमको स्मोकी फ्लेम देंगे। द गैस kerosene stove used at home has inlets so for air so that sufficiently oxygen rich mixture इज बर्न्ट टू गेट ए क्लीन ब्लू फ्लेम। जो हम केरोसिन का जो बर्नर यूज़ करते हैं उसके में उसमें बहुत सारे एयर इनलेट्स होते हैं, जहाँ से क्या होती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, जो हमको क्या प्रोवाइड करती है, क्लीन ब्लू फ्लेम देती है। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल, अगर तुम खाने पीने के जो बर्तन हैं हमारे, उनको देख रहे हो कि वो ब्लैक हो रहे हैं, तो क्या है, जो एयर हॉल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और फ्यूल जो हमारा है वो वेस्ट जा रहा है। मतलब वो जो एयर होल्स हैं उनके अंदर अगर ब्लॉकेज हो गई तो प्रॉपर O2 की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो कार्बन क्या रह रहा है, कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे कैसे प्रेजेंट है, अब हमारे पास अनबर्न्ड कार्बन है। अब जो ये जो अनबर्न्ड कार्बन है, ये जो हमारे पास अनबर्न्ड कार्बन है, ये हमारे जो वेसल्स हैं, कुकिंग वेसल्स हैं, इन पर डिपॉजिट हो जाता है अनबर्न्ड कार्बन। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और जो पेट्रोलियम है हमारे पास, उनके अंदर कुछ अमाउंट्स में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगा, दैट नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर जब वो जलता है हमारे पास, तो वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के सल्फाइड्स बनते हैं NO2 N2O5, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड्स, ये सब क्या है, मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। दीज आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स फॉर द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ विदाउट फ्लेम, क्यों, ऐसा क्यों होता है। हैव यू ऑब्जर्व आइदर ए कोयल और वुड फायर, क्या आपने कोयले या फिर जो लकड़ी से जलती हुई आग है वो आप उसको कभी ऑब्जर्व किया है। इफ नॉट, नेक्स्ट टाइम यू गेट ए चांस, टेक क्लोज नोट ऑन व्हाट हैपन्स व्हेन वुड एंड कोल स्टार्ट्स बर्न। जब एक लकड़ी और कोयला जब जलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है। यू हैव सीन अबव दैट ए कैंडल, या तो कोई कैंडल और LPG इन द गैस स्टोव बर्न्स विद ए फ्लेम। जो हमारे पास कैंडल है वो एक फ्लेम के साथ जलती है, कैंडल फ्लेम के साथ जलती है, और अगर जो LPG गैस है उसमें भी क्लीन क्या निकलती है हमारे पास, ब्लू फ्लेम। However, you will observe that coal and charcoal in an अंगीठी, अंगीठी में, अंगीठी हमने देखी होगी सर्दियों में खूब जलाते हैं, कोयला हम डालते हैं तो एक बार तो उसमें एक बार तो उसमें हमको लाइट दिखेगी, लेकिन बाद में सिर्फ ये कोयला क्या करता है, ग्लो करता है रेड कलर में, ग्लो करेगा रेड कलर में, और फ्लेम नहीं देगा। विदाउट ए फ्लेम, फ्लेम क्यों नहीं देता, फ्लेम प्रोड्यूस होने के लिए जो हमारा फ्यूल है, जलने वाला फ्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, वो किस में होना चाहिए, वेपर फॉर्म में होना चाहिए, वेपराइज फॉर्म में होना चाहिए, तभी हमको एक क्लीन फ्लेम मिलेगी। अब कोयला और चारकोल हमारा वेपर फॉर्म में नहीं है, कोल और चारकोल, तो वो कभी भी हमें फ्लेम नहीं देगा, सिर्फ वो ग्लो कर सकता है रेड या ब्राउन रेड कलर में। अब जो हमारी कैंडल है, वो कैंडल क्या है, कैंडल से यहाँ से क्या होता है, जो वैक्स है कैंडल की वो पिघलती है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जा रही है, और यहाँ से ऊपर ये इस लिक्विड फॉर्म के लिक्विड वैक्स के क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। ये वेपर्स जल रहे हैं तो फ्लेम भी बन रही है, और कुछ अनबर्न्ट कार्बन है। तो हमको जो ये यहाँ पर जो ये जो किसी कैंडल का ये एरिया हमको दिखता है, ये येलो कलर का दिखता है, दैट इज यहाँ पर कुछ अभी अनबर्न्ट कार्बन रह रहे हैं, अनबर्न्ट फ्यूल है। और ये जो फ्लेम है, ये जो वेपर्स वैक्स जो लिक्विड थी जो वेपर्स में चेंज हो गई, वहां से फ्लेम आ रही है। तो वुड एंड चारकोल इज इग्नाइट, जब जलाया जाता है लकड़ी या चारकोल, तो वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपोराइज, उनमें जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस है वो वेपोराइज हो गई। तो एक बार तो वो फ्लेम के साथ जलेंगे, शुरुआत में देखा होगा आपने विलेजेस में जब भी खाना बनता है तो शुरू में तो लकड़ी फ्लेम के साथ जलेगी, लेकिन बाद में जब उसके अंदर जो वेपर्स थे वो वेपोराइज हो गए, उन्होंने हमको फर्स्ट टाइम तो फ्लेम दे दी, बाद में सिर्फ वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, रेडिश रेड ग्लो, जो हमको सिर्फ हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट।
लेकिन हमको फ्लेम प्रोवाइड वो नहीं करते। कोल और चारकोल चारकोल हमको फ्लेम नहीं देगा। उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? फ्यूल का वेपोराइज़ होना ज़रूरी है। A luminous flame is seen when the atoms of gaseous substance are heated. ल्यूमिनस फ्लेम हमको तभी मिलेगी चमकती हुई जब हमने गैसियस सब्सटेंस को हीट किया एंड स्टार्ट टू ग्लो। कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए, हर एक एलिमेंट, हर एक सब्सटेंस अपना एक कलर प्रोड्यूस करता है। अब कोई भी एलिमेंट अपना कलर प्रोड्यूस करता है, इसके पीछे एक रीज़न होता है। हर एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, जिस पर वो अपनी एनर्जी को जब हायर स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ वेवलेंथ अपनी क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी की वेवलेंथ को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, और उस वेवलेंथ का जो भी कलर होता है वो हमको क्या करता है, वो हमको जब वो सब्सटेंस बर्न होता है तो वो कलर हमारी आंखों को क्या होता है, शो होता है। तो हर एलिमेंट की एक अपनी वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें उस एलिमेंट के जलने पर उसका कलर दिखाई देता है। ट्राई एंड हीट ए कॉपर वायर। कॉपर वायर को जब हम हीट करेंगे तो किसमें, गैस स्टोव की फ्लेम में। व्हाट इज द क्वेश्चन? गैस स्टोव की फ्लेम में हमको क्या क्या हीट करना है? गैस स्टोव की फ्लेम में हमको कॉपर वायर हीट करनी है। तो देखेंगे हम, जब हम कॉपर वायर हीट करते हैं गैस स्टोव की फ्लेम में, तो कॉपर के जो जो कॉपर के एटम्स हैं, किसके एटम्स हैं हमारे पास, कॉपर के एटम्स हैं, वो लोअर, उनका लोअर एनर्जी कम होती है। और हीट हीट मिलने के बाद कॉपर के एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो बेसिकली एनर्जी बढ़ गई, तो वो अपने ग्राउंड लेवल, जब एनर्जी बिल्कुल एलिमेंट, जब हमने कॉपर को हीट नहीं किया, नेचुरल जो कॉपर है उसमें जो एनर्जी होती है उसको बोलेंगे ग्राउंड एनर्जी। हीट मिलने के बाद जब कॉपर के एटम्स में एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड एनर्जी से एक्साइटेड स्टेट में जब कॉपर के एटम्स जाएंगे, तो वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाते, ज़्यादा टाइम इस एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम नहीं रह पाएगा, वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसके पास एक्स्ट्रा है, वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये जो एनर्जी उसने रिलीज करी, ये पर्टिकुलर किसी वेवलेंथ की होगी, कुछ ना कुछ इसकी वेवलेंथ होगी। तो ये जो वेवलेंथ है जिस कलर के साथ मैच करेगी, ये जो वेवलेंथ है, वापस आने पर जो उसने वेवलेंथ रिलीज करी, उस वेवलेंथ का कलर हमको बाहर शो होगा, हमारी आंख को दिखेगा, कॉपर का वो कलर हमको शो होगा। तो कॉपर जब वायर जलती है तो हमको ब्लू ग्रीन कलर दिखता है। कौन सा कलर दिखेगा हमको, ब्लू ग्रीन कलर। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम। वैसे तो ये ज्योग्राफी का है टॉपिक, कोयला और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे हुई। हमने हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, कोयल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फ्रॉम बायोमास। बायोमास से बना है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। जियोलॉजिकल, अर्थ से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, नीचे दब जाना, वाटर में चले जाना, किनका, लिविंग बींग्स का, प्लांट्स हो गए उसमें, एनिमल्स हो गए। कोल इज रिमेन्स ऑफ ट्रीज। कोल किससे मिलकर बना है, कोयला, ट्रीज के जो बचे हुए सब्सटेंस हैं। फंस भी, फंस क्या होता है, फंस ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लोवर प्रोड्यूस नहीं होते, नो फ्लोवर, फ्लोवर नहीं देते, छोटे प्लांट्स होते हैं लेकिन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्टेम बड़ा होता है इनका बट नो फ्लोवरिंग प्लांट। एंड अदर प्लांट्स, और बाकी के प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो बहुत मिलियन साल पहले जिंदा थे, रहते थे वहां। दीज वर क्रश्ड, ये क्रश हो गए अर्थ में, बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण, एंड वोल्केनिक इरेप्शंस, मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, जब एक रेड कलर का एक ज्वाल लावा या वहां से कुछ लिक्विड मटेरियल बाहर निकलता है रॉक से, बहुत टेम्परेचर होता है इसका, या तो इस वॉल्केनिक इरेप्शन से क्रश्ड हो गए, नीचे दब गए अर्थ में, या अर्थक्वेक से जब भूकंप आया तो ये सारे प्लांट्स, दे वर प्रेस डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक। अब ये बहुत सालों से प्रेस होते गए अर्थ और चट्टानों की लेयर्स से। दे स्लोवली डिकेड इनटू कोयल, धीरे धीरे कोयले में बदल गए। ऑयल और गैस कैसे मिली हमको, ऑयल और गैस कहाँ से मिलती है हमको, रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी प्लांट्स
एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी, जो वाटर में रहते हैं, सी में रहते हैं, डाइड, वो मरे। बॉडी सैंक टू द सी बेड, उनकी बॉडी सी बेड में चली गई, डूब गई। एंड कवर्ड बाय ए स्लिट, स्लिट चट्टान के बीच में जो प्लांट रह गया एरिया, दैट इज स्लिट। बैक्टीरिया अटैक्ड एंड डेड रिमेन्स टर्निंग डैम इनटू ऑयल एंड गैस, उन पर बैक्टीरिया ने अटैक किया और वो किस में कन्वर्ट हो गए, ऑयल एंड गैस में, विद हाई प्रेशर। ऊपर से रॉक्स आ रही हैं और सब हमारे पास इरेप्शंस भी हैं, तो हाई प्रेशर के अंडर ही ऑयल और गैस का फॉर्मेशन हुआ। स्लिट वाज कंप्रेस टू रॉक, धीरे धीरे जो स्लिट है वो कंप्रेस हो गई रॉक में बदल गई। ऑयल एंड गैस सीप्ड इनटू द पोरस पार्ट ऑफ द रॉक, रॉक के जो पोर्स थे उनके अंदर कौन चला गया, ऑयल चला गया और उनके अंदर गैस चली गई। जैसे कि क्या ट्रैप हो जाता है, वाटर इन द स्पंज, स्पंज में जो वाटर ट्रैप हो जाता है, उस तरीके से रॉक में हमारा ऑयल और गैस पोरस पार्ट्स में चला गया, ट्रैप हो गया। कैन यू गेस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, क्यों कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्लांट्स ट्रीज एनिमल्स के मिलियंस ईयर एगो, बहुत साल पहले जो दब गए अर्थ क्रस्ट के नीचे, अब उनसे हमको जो मटेरियल मिला, जैसे कि कोल मिला हमको, कोयला, पेट्रोल मिला हमको। अब ये ऑयल, कोयल, पेट्रोल ये आज के टाइम में बहुत अच्छे फ्यूल की तरह काम कर रहे हैं, हाई डिमांडिंग फ्यूल्स हैं कोयल, पेट्रोल। तो फॉसिल्स तो जीवाश्म बन गए, फॉसिल्स बन गई, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स बहुत सालों से रॉक्स के नीचे दबकर, तो फॉसिल्स हो गए। लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्बन फ्यूल्स की तरह काम कर रहे हैं। जो आज की ऑटोमोबाइल, जो आज के हमारा जो टाइम है उसमें ये एक बहुत अच्छी फ्यूल्स की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट रिएक्शन इज यूअर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की तो वो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करते ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज यूअर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन वाटर बाथ। हमें इथेनॉल लेना है और हमको इसको वाटर बाथ में गर्म करना है। 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का अगर हम नाम देखें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, तो अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। उस जो हमने केमिकल लिया है उसका नेचर होता है बेस। अब पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए, KMnO4, K फॉर पोटेशियम एंड Mn इज यूअर मैग्नीज, एंड Mn क्या है यहाँ पर, Mn मैग्नीज। तो यहाँ पर KMnO4 में हमारे पास 2 आयंस हैं। देख लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं कि KMnO4 में आयंस कौन कौन से हैं। 2 आयंस हैं, कौन कौन से हैं, K प्लस एंड MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस, पोटेशियम आयन एंड मैग्नेट आयन। तो कह रहा है व्हाट इज, अब हमने 3 ml इथेनॉल लिया, 3 ml इथेनॉल, उसमें 5% क्या मिलाया, KMnO4। 5% का मतलब है 5 ml KMnO4 है, 5% का मतलब है 5 ml तो है हमारे पास KMnO4, 5 ml, बाकी का 95 ml है वाटर। ये सॉल्यूशन बनाया है हमने, 5 ml KMnO4, 95 ml वाटर, तो टोटल 100 ml हो गया। इसमें से हमने ये सॉल्यूशन ऐड किया इथेनॉल में, 3 ml इथेनॉल में। तो KMnO4 का जो कलर होता है, KMnO4 का सॉल्यूशन में कलर होता है पिंक, पर्पल कलर, पर्पल नॉट पिंक, पर्पल कलर होता है। जब हमने इथेनॉल में मिलाया इसको, तो क्या ये पर्पल कलर ऐसा ही रहेगा, क्या ये डिसअपियर हो जाएगा, इसकी क्या रिएक्शन होगी। तो डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट रहेगा व्हेन इसको एडिड इनिशियली, जब हमने शुरुआत में ऐड किया KMnO4, तो क्या ये इसका कलर रहेगा।
वाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नोट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडिड? जब हमने देखो 3 ml हमने लिया इथेनॉल C2H5OH, रिएक्शन को समझिए, प्लस हमने लिया 5% KMnO4, तो इसका कलर होता है पर्पल। जब हमने इसको इस इथेनॉल में मिलाया तो रिएक्शन होती है, इथेनॉल से बनता है एसिड हमारे पास। दिस इज द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। इस KMnO4 में इस अल्कोहल में एक ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया और इसको बना दिया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, दिस इज योर रिएक्शन, इथेनोइक एसिड। तो इनिशियली तो जब हम डालेंगे तो ये रिएक्शन कर रहा है CH3 2H5OH के पास। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे KMnO4 ने अल्कोहल, इस 3 ml अल्कोहल को क्या बना दिया, इथेनोइक एसिड। अब अगर हम एक्स्ट्रा और एक्सेस में डाले जाएंगे, हम फर्दर और KMnO4 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो C2H5 जो इथेनॉल है वो तो ऑलरेडी क्या बन चुका है, इथेनोइक एसिड। तो अब हमारे पास सिर्फ KMnO4 बच गया है सॉल्यूशन में, तो इसको हम एक्सेस में ऐड करेंगे तो यहाँ तो इथेनॉल खत्म हो गया। तो अगर हम इसको एक्सेस में मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो ये पर्पल कलर डिसअपियर नहीं होगा। इथेनोइक एसिड जब तक बन रहा है तो KMnO4 का इसमें इथेनॉल में डालते ही इथेनोइक एसिड बन गया और कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर। लेकिन अगर हम इस KMnO4 को डालते जाएंगे, एक्स्ट्रा में डालते जाएंगे, तो जो रिएक्टेंट है हमारे पास इथेनॉल वो तो क्या हो गया है, वो सारा कंप्लीटली कंज्यूम होकर उसने इथेनोइक एसिड बना लिया। अब जो ये KMnO4 का कलर है पर्पल, ये डिसअपियर नहीं होगा एक्सेस में डालने के बाद, और ये एज इट इज हमारे पास सॉल्यूशन में पर्पल कलर ही रहेगा, मतलब रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी इथेनॉल के साथ। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। कंबशन से हम CO2 बना सकते हैं, बट हमको कंप्लीट कंबशन नहीं करना। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है पूरी तरीके से CO2 में कन्वर्ट कर देना। देखो हमने अभी हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे इसको। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस जिनमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। CO2 में ना होकर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेज तक ही हम उसको रोक सकते हैं। दिस इज योर इथेनॉल CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन हमने कराई अल्कालाइन KMnO4 के साथ प्लस हीट। अल्कालाइन मतलब बेस, इसको हमने बेस में घोला हुआ है, इसको KMnO4 को किस में डिसोल्व किया हुआ है, बेस में डिसोल्व किया हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा है हमने अल्कालाइन KMnO4। सेम रिएक्शन हमारे पास एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब इसको समझ लीजिए एक बार, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड मतलब इस एसिडिफाइड K2Cr2O7, इस K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसमें आयंस कौन कौन से हैं, देखो K2 नीचे जो पूंछ पर होता है, मैंने वो क्या बताया है आपको, नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 क्या हैं, पोटेशियम, और एक पोटेशियम के सिर पर चार्ज कितना होता है, 1+, तो ये पोटेशियम आयंस हो गए। अब हमारे पास ये है क्रोमेट आयंस, आपको याद रखना है एग्जाम में ये आयंस भी पूछ लेते हैं। Cr2O7, Cr2O7, Cr2O7 2-, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेट आयन। दिस इज यूअर, ये क्या है आपका, क्रोमेट आयन, और ये कौन है, पोटेशियम आयन। तो इसका पूरे का जो हमारे पास रिएजेंट है, रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सब्सटेंस है जिसकी प्रेजेंस में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही है इसकी प्रेजेंस में। तो ये हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड का मतलब है इसका जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो एसिड में बनाया गया है। इसको किस में डिसोल्व किया गया है, इसको एसिड में डिसोल्व किया गया है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो इन दोनों रिएजेंट्स में से आप कोई भी यूज कर लीजिए, ये क्या कराएंगे, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराएंगे, और ऑक्सीडेशन का मतलब है आपका क्या ऐड करेंगे, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो ये बन गया CH3COH। जरा हम इसका नाम देख लेते हैं, CH3COH का नाम CH3COOH, 2 कार्बन, हमने डिस्कस कर लिया इस नाम को पहले भी। अकॉर्डिंग टू IUPAC 2 कार्बन, द वर्ड रूट इज ईथ, ईथ हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप देखा हमने, तो हम इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हमारे को पता है क्या होता है, ओइक एसिड, इसका क्या होता है सफिक्स ओइक एसिड, तो ये क्या हो गया,
इथेनोइक एसिड। तो अल्कोहल से क्या बना हमारे पास, इथेनॉल से क्या बना। आपको एग्जाम में इनका आईयूपीएसी नाम लिख के आना है, इसके नीचे इथेनॉल लिखना है, इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से हमने इथेनोइक एसिड बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, KMnO4 को अगर हम एक्सेस में ऐड करेंगे, व्हाट हैपेंस इफ एक्सेस ऑफ KMnO4 इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर। तो क्या कहेंगे, इनिशियली तो KMnO4 का इनिशियली तो क्या होगा, क्वेश्चन है ये, इनिशियली पर्पल कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर, पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। बट अगर हमने एक्सेस में ऐड किया तो कलर रिमेन्स एज इट इज, कलर पस रहेगा सॉल्यूशन में क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम हो गया। क्वेश्चन 2, KMnO4 में कौन कौन से आयंस होते हैं, K प्लस MnO4 माइनस। क्वेश्चन 3, K2Cr2O7 में कौन कौन से आयंस होते हैं, 2K प्लस और Cr2O7 माइनस। ये क्रोमेट आयन, ये पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन और ये मैग्नेट आयन। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जब हमने इसको बेस में इसको घोला है, डिसॉल्व किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब हमने इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिड में डिसॉल्व किया है। देन देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आप नंबरिंग देख लीजिए। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द एजेंट्स which added oxygen to the reactants are known as oxidizing agent। क्वेश्चन आ सकता है, नेम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या क्या नाम लिखोगे, यहाँ देखो, फर्स्ट इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, सेकंड इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडेशन से आने वाले क्वेश्चंस हैं सारे जो मैंने लिखे हैं तुमको। तो तुम इन सबको डिटेल में ऐसे ही पढ़ाई करो, पूरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद करो, और ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन की, कार्बन कंपाउंड्स हमारे एडिशन रिएक्शन कैसे शो करते हैं। एडिशन का मतलब ही है, देखो ध्यान से देखो, कंबशन मतलब जलना, कंबशन हमको पता है, कंबस्ट होना मतलब जलना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। अब एडिशन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ क्या हुआ है, ऐड हुआ है, जुड़ा है, ऐड हुआ है, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। कहाँ ऐड हुआ है हम देखते हैं, वन बाय वन हम रिएक्शन पढ़ेंगे। अब एडिशन के बाद हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 4 टाइप की मेन रिएक्शन है जो हमको पढ़नी है। देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम एडिशन कर देंगे हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एडिशन रिएक्शंस में हम क्या कह रहे हैं कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से पढ़े हैं हमने, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इन दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम H2 का, हाइड्रोजन का एडिशन कर दें, किसकी प्रेजेंस में, या तो पैलाडियम पैलाडियम कौन है, पैलाडियम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक्स का एक एलिमेंट है, पीडी करके है इसका सिंबल, इसकी पैलाडियम की शक्ल आपके पास कैसे निकल कर आएगी, पी और डी, दिस इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ पैलाडियम। और निकल की प्रेजेंस में Ni, निकल ये होता है आपका निकल का सिंबल। टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या दें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड। अगर हम H2 का एडिशन करेंगे तो ये कार्बन और कार्बन के बीच का अगर डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन कैसे होगी वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, डबल बॉन्ड में कैसे H2 का एडिशन होगा और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होगा। कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट काज ए रिएक्शन टू अकर और टू प्रोसीड एट ए डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। देखिए इसमें क्या क्या वर्ड्स आए हैं, क्या क्या हमको समझना है। कैटालिस्ट अभी के लिए आप क्या समझ लीजिए, अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं, कैटालिस्ट आर द सब्सटेंस विच
इंक्रीज द रेट, इंक्रीज द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को जो इनहेंस करते हैं, देखो डिक्रीज भी कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास ऐसे कैटालिस्ट की बात हो रही है जो रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैटालिस्ट क्या करते हैं, कैटालिस्ट जो रिएक्शन कर रहा है उनको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्टेंट्स। दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो जो कैटालिस्ट होता है सी, मान लीजिए दिस इज यूर कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट आपके रिएक्टेंट्स के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाकर रिएक्शन को बढ़ाता है, रिएक्शन को इनहेंस करता है, और रिएक्शन होने के बाद वापस से एज इट इज बाहर निकल जाता है, निकल पैलाडियम। मतलब ये कैटालिस्ट आपके इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, सिर्फ इस रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन कैसे बढ़ाएगा, टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा रिएक्टेंट्स के साथ, कैटालिस्ट टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे जिससे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट्स का क्या बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया। रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है कैटालिस्ट बेसिकली। इससे क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट्स जल्दी बनेंगे। तो अब जिन कैटालिस्ट की हम बात कर रहे हैं, निकल और पैलाडियम, ये पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट मतलब रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी कैटालिस्ट हैं जो नेगेटिव कैटालिस्ट हैं कि अगर हमने उनको रिएक्शन में डाल दिया तो वो रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर देंगे, क्या कर लेंगे, वो परमानेंट बॉन्ड बना लेंगे और रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाएंगे। अब यहाँ पर टेम्परेरी बॉन्ड है, इस रिएक्शन को इन्होंने फास्ट कराया कैटालिस्ट ने और एज इट इज रिएक्शन होने के बाद इस रिएक्शन से बाहर आ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज द रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन, ये जो रिएक्शन है ये कॉमनली किस में यूज हो रही है, ये रिएक्शन यूज हो रही है वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स क्या क्या आते हैं, देखो वेजिटेबल ऑयल्स में आपके नट्स, नट्स से जो हमको ऑयल मिलता है, फूड्स, फ्रूट से, फूड्स के जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन दानों से, जैसे जैसे आपके पास सोयाबीन ऑयल है ना, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल है, आपके पास जो सरसों आप निकालते हो उसका जो आपका ऑयल है, प्रेस करके जो आप प्रेसिंग से, कोल्ड प्रेस बोलते हैं उसको, कोल्ड प्रेसिंग से जो आप तेल निकालते हो, बेसिकली जो हमें वेजिटेबल, वेज जहाँ से, फ्रूट से, प्लांट से जो हमको ऑयल मिल रहा है उनको, उसको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। और ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब वेजिटेबल ऑयल हमारा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमको वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। अनसैचुरेटेड बड़ी सारी लंबी लंबी चेन्स होती हैं वेजिटेबल्स ऑयल में, लेकिन क्या होगा, अनसैचुरेटेड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे लेकिन अनसैचुरेटेड होंगे। तो अब इन इसके इस डबल बॉन्ड को हमको क्या बनाना है, सिंगल बनाना है। तो देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, हम इस रिएक्शन को अलग से समझते हैं। दिस इज यूर अल्कीन और अल्कीन से बन रहा है इसमें अल्केन। देखिए रिएक्शन समझते हैं। आर सी, आर सी और सी के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड है, ये आर है, दिस इज ऑल्सो आर। यहाँ पर हमने निकल या कोई पैलाडियम का कैटालिस्ट लिया जिसकी प्रेजेंस में हमको रिएक्शन करानी है, निकल और पैलाडियम की प्रेजेंस में, और H2 हमको एडिशन करना है H2 का। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, H2 में H और H बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक H इस कार्बन एटम पर लगेगा और एक H इस कार्बन एटम पर लग जाएगा। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी हो गई है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो कार्बन की 5 वैलेंसी तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, H2 के एडिशन के बाद कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये सिंगल बॉन्ड में। और जो हमारे पास पहले अनसैचुरेटेड अल्कीन थी, अल्कीन बोलते हैं ना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को, अल्कील बोलेंगे, दिस इज यूर अल्कीन। अल्कीन हमारे पास कन्वर्ट होकर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, क्या बन गया, अल्केन। तो इसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब किसी चीज को ऐड करना, और किस पर ऐड किया है हमने, या तो डबल बॉन्ड में हम एडिशन कर रहे हैं या हम किस में करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में।
ट्रिपल बॉन्ड में, और किसका एडिशन कर रहे हैं हम, H2 मॉलिक्यूल का। देखिए अगर एक बार हम अगर ट्रिपल बॉन्ड का भी एडिशन करना सीखें, C ट्रिपल बॉन्ड CR, तो अब हमने R ही लगाना है क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है, देखो 3 तो यहाँ कंप्लीट है, 1 1 2 3 और ये 4th वैलेंसी। इसमें अगर हमने H2 का एडिशन किया तो फिर से वही वही हमारे पास क्या आएगा मैकेनिज्म, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटकर H और H मॉलिक्यूल कहाँ लगेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा पहले, कोवलेंट देखो R C ट्रिपल बॉन्ड C R। अब ट्रिपल बॉन्ड का कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हो गया है एडिशन H2 का। अभी भी ये तो अनसैचुरेटेड रहेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही रह गया। देखो पहले हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन था हमारे पास, अल्काइन। जब हमने इसमें H2 का एडिशन रिएक्शन कर दिया निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, अल्कीन। अभी भी ये अनसैचुरेशन था ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, यहाँ अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड की वजह से। फर्दर अगर हम इसमें एक और H2 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो देखिए क्या होगा, RCH। अब ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। एक और H2 का एडिशन हो गया है, तो देखिए अब हमारे पास हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4, इस कार्बन की भी वही 4 वैलेंसी हमारी कंप्लीट है, 1 2 3 और 4। अब ये हमारे पास क्या बन गया, अल्कीन। तो एडिशन रिएक्शन से हम क्या करते हैं, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहाँ लेकर जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। देखो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक और जो क्वेश्चन का एरिया है वो ये है कि हमको वेजिटेबल ऑयल्स खाने चाहिए, वेजिटेबल ऑयल्स एज कंपेयर टू एनिमल प्रोडक्ट्स। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स जो हमारी हार्ट हार्ट की हेल्थ के लिए हेल्दी होते हैं, जो हमारा बेड क्वालिटी का लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको कम करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट हमको हमारी डाइट में रखने चाहिए, मतलब वेजिटेबल ऑयल्स खाने चाहिए, नट्स का जो हमारे पास, मतलब जो हमारे प्लांट्स और जो वेजिटेबल्स से हमको जो सोर्सेज से ऑयल मिल रहा है या फैट्स मिल रहा है, दैट इज हेल्दी फैट्स, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हेल्दी फैट्स। जब हम इसको सैचुरेट बना देते हैं, चाहे हम वो हीट करके बनाएं, चाहे हम वो H2 के एडिशन से बनाएं, जब हम हीट करते हैं घी को तो वो क्या हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, अनहेल्दी, क्योंकि उसमें क्या आ गया, उसमें आ गया अनसैचुरेशन, सॉरी सैचुरेशन आ गया है, उसमें उसमें आ गया है आपका सैचुरेशन। और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमारी जो हार्ट की हेल्थ के लिए हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अब देखिए हम वापस आते हैं हमारी एडिशन रिएक्शंस पर। हमने क्वेश्चन का एरिया पढ़ लिया, कहाँ से आएगा, एडवर्टाइजमेंट देखें आपने, वेजिटेबल ऑयल हेल्दी होते हैं, एनिमल फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो एनिमल फैट्स में क्या होता है, सैचुरेटेड, क्वेश्चन है ये। तो ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हेल्दी फैट्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होते हैं और ये अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो हेल्दी होते हैं, हमारे हार्ट में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ जरा, कम करेंगे, बैड फैट को कम करेंगे और हेल्दी जो फैट है उसको बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज योर नेक्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं ऑर्गेनिक में, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एक एटम ए को अगर हम किसी से रिएक्शन करा रहे हैं एटम बी से, तो एटम ए का सब्स्टिट्यूशन बी से कर दिया और ए की जगह बी चला गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वन ग्रुप को अगर हम रिमूव कर रहे हैं, वन ग्रुप इज रिमूविंग और सेकेंड ग्रुप उस फर्स्ट ग्रुप की जगह आ रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो तो अनरिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट होते हैं। जो रिएक्शन नहीं करता उन सब्सटेंसेस को हम इनर्ट बोलते हैं।
इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स जो केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं उनको हम रिएजेंट्स कहते हैं। हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में क्या होता है, आप सब लोगों ने पढ़ा है सनलाइट इज इक्वल टू एच न्यू, पढ़ा है हमने। हमने पढ़ा था कौन सा रिएक्शन, हमने चैप्टर फर्स्ट में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की है। तो सनलाइट में क्या होता है, एच न्यू। एच न्यू इज यूअर, सनलाइट को आप लोग एच न्यू से डिनोट करते हैं। ये सनलाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन करवाकर देखते हैं हम। क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम by one. It is called a substitution reaction. One type of atom or a group of atom take place of the another. एक टाइप के जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम से, एक एटम भी रिप्लेस कर सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो किसी दूसरे का प्लेस ले लें। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलॉग ऑफ अल्केन्स। देखिए क्या क्या बताया इसने। सबसे पहले तो हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अभी हमने क्लोरीन के साथ करनी है। देखिए दिस इज यूअर CH4 मीथेन। मीथेन की रिएक्शन हमको करानी है Cl2 के साथ। Cl2 को मैं ऐसे लिख देती हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट बेसिकली क्या करती है, सनलाइट इस बॉन्ड को तोड़ देती है। अब बॉन्ड टूट गया है तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है हमको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एक एटम, एक ये क्लोरीन एटम एक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इस हाइड्रोजन की जगह आकर लग जाएगा H, इस हाइड्रोजन की जगह आकर क्लोरीन लग जाएगा और ये हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह ले लेगा। तो CH, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे Cl प्लस हमारे पास क्या बन गया HCl। तो ये जो हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो रिएक्शन हुई है, वैसे तो ये हमने पढ़ा है अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, लेकिन HNU की प्रेजेंस में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीडी होती है, फास्ट होती है ये रिएक्शन। अब ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बनकर आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3Cl, क्लोरोमीथेन। क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्लोरोमीथेन। आगे है क्लोरो, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, प्रीफिक्स क्लोरो लगा दिया, एक कार्बन बोले तो मिथ, और पीछे कार्बन के पास में सिंगल बॉन्ड है सभी, तो क्या लगा देंगे एन। तो ये नाम हो गया क्लोरोमीथेन। अब ये जो हमारे पास बना HCH, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। अगर हम फर्दर इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, Cl और Cl, तो क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड टूट जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में और ये वाला हाइड्रोजन अब रिप्लेस हो जाएगा HCl, तो और फिर वापस से प्लस में फिर से यहाँ से ये H निकला और यहाँ से ये वाला Cl मिलकर वापस से क्या बनाएंगे, HCl। HCl क्या होता है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दो H और बच गए। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस ना हो जाएं, क्लोरीन एटम से। फिर से रिएक्शन हुई तो इस हाइड्रोजन को फिर से ये क्लोरीन मॉलिक्यूल टूट गया सनलाइट की प्रेजेंस में, इसने HCl बना लिया, HCl, और एक Cl आकर कहाँ लग गया, हमारा हाइड्रोजन की जगह आकर लग गया, दिस इज यूअर Cl। अब लास्ट हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा अगर हमने फिर से इसको सनलाइट दे दी, Cl, ये आपके पास कार्बन, HCl, Cl, तो इस हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस करेंगे और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन मिलकर HCl, और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट कर अपने आप को कार्बन चेन में ऐड कर लेगा। तो अब हमारे पास ये फाइनल देखो, इनका नाम क्या क्या आया, CHCl3, ये क्या बना, CCl3, और ये प्रोडक्ट क्या बना, CH2Cl2। देखो ये है हमारी एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, HNU की प्रेजेंस में। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था CH3Cl। ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर Cl ने रिप्लेस कर दिया और वहां पर Cl आकर लग गया। अगले बार अगले स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो Cl2 हाइड्रोजन कम और Cl बढ़ा। ऐसे ही दूसरा
थर्ड हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, Cl3 हो गया, वहां पर आकर Cl लग गया। ऐसे ही जो हमारे पास कार्बन के चारों हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन वो Cl4 ने रिप्लेस कर दिए, एंड दिस इज नोन एज यूअर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कितने मॉलिक्यूल बाहर निकले HCl के? 4 मॉलिक्यूल्स। देखिए काउंट कर लीजिए बेशक, इसको हम काउंट भी कर लेंगे। 1 मॉलिक्यूल, सेकेंड, थर्ड मॉलिक्यूल, एंड दिस इज यूअर फोर्थ। तो 4 मॉलिक्यूल हो गए आपके पास HCl के। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। तो हमने हमारी चारों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कंबशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, कार्बन की जो बेसिक जो कार्बन के कंपाउंड्स रिएक्शंस देते हैं बेसिक, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी पढ़ा, तो ये क्वेश्चन का एरिया है। कंबशन रिएक्शन में हम एक छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं कंबशन रिएक्शन के लिए। कंबशन रिएक्शन के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास फ्यूल वेपर्स नहीं बना रहा है, वेपर्स बना ही नहीं रहा है, नो वेपर्स, अगर वेपर्स नहीं बन रहा है तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ ग्लो करेगा वो फ्यूल, वो हमको फ्लेम नहीं देगा। नो फ्लेम, नो फ्लेम, फ्लेम नहीं देगा वो हमको। जैसे कि हमारा कोल, कोयला फॉर एग्जाम्पल, अगर वेपर्स बन रहे हैं किसी भी फ्यूल में, वेपर्स बन रहे हैं, चाहे थोड़े बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, कम अमाउंट में बन रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, लिमिटेड है, तो क्या कैसी फ्लेम मिलेगी हमको? येलो कलर की ल्यूमिनस, चमकती हुई फ्लेम मिलेगी, ल्यूमिनस, येलो लुमिनस। प्लस में हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगी स्मोक, धुआं मिलेगा, स्मोकी फ्लेम मिलेगी येलो कलर की, अगर लिमिटेड HO2 है। वेपर्स बन रहे हैं, कंप्लीट वेपर्स बन रहे हैं सब्सटेंस के, प्लस हमारी जो एयर है या O2 है वो भी सफिशिएंट है, लिमिटेड नहीं है, सफिशिएंट एयर है, तो हमको क्या मिलेगा? क्लीन कलर। क्लीन मतलब, क्लीन का मतलब है नो स्मोक, स्मोकी फ्लेम नहीं मिलेगी, कोई धुआं नहीं निकलेगा उस फ्यूल से, और क्या मिलेगी हमको? ब्लू ग्रीन कलर की फ्लेम मिलेगी। जैसे कि हम LPG जलाते हैं, हमारा सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, ब्लू ग्रीन फ्लेम होती है, कोई धुआं नहीं निकलता वहां से। येलो स्मोकी फ्लेम हमको, जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं विलेज में, जो भी वहां आपको देखने को मिलेगा, स्मोकी फ्लेम निकलती है, येलो कलर की फ्लेम पहले स्टार्टिंग में आती है। जैसे हम वुड जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पहले येलो कलर की निकलती है फ्लेम, बाद में वो स्मोकी हो जाता है, जब उसके वेपर्स खत्म हो जाते हैं बनने, तो सिर्फ ग्लो रह जाता है, फ्लेम नहीं आती है। तो इस 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं फ्यूल्स को, जो वेपर्स नहीं बनाते लाइक कोयला, जो वेपर्स बना रहे हैं, थोड़े बना रहे हैं, कम अमाउंट में बना रहे हैं, और सप्लाई भी लिमिटेड है ऑक्सीजन की, तो वो येलो कलर की स्मोकी फ्लेम देंगे। और अगर हमारे पास वेपर्स भी हैं, सफिशिएंट एयर सप्लाई भी है, तो हमारे पास क्लीन फ्लेम आएगी, कोई भी हमारे पास स्मोक नहीं आएगा, जैसे कि बंसन बर्नर है हमारा और हमारा LPG है। तो ये सारा हम कंबशन में पढ़ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन का एरिया है आपका। तो चारों रिएक्शंस आप रिवाइज कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव करिए उस डाउट को।